रिदम खराब हो जाता है ना। अच्छा, एक ऑटोमेटेड तरीका है और एक मैनुअल तरीका है। ऑटोमेटेड तरीका यह है कि एसक्यूएल मैप टूल है, उसके थ्रू हम कोई टारगेट यूआरएल, उसको टारगेट वेबसाइट देते, उसमें और डिफरेंट पैरामीटर्स पे जाके ट्राई करते कि कौन सा पैरामीटर वल्नरेबल है। ठीक है। अच्छा, जो जो पैरामीटर वल्नरेबल होता है फिर उसमें डिफरेंट क्यूरीज ट्राई करता है, मतलब डिफरेंट पेलोड्स ट्राई करता है। ठीक है। और फिर उसके रिजल्ट्स जो है ना उसमें पता लगाते कि इसमें कोई वल्नरेबिलिटी है। अगर एरर आ गया तो उसमें बोलते हैं कि ये वल्नरेबल यूआरएल है। तो फिर हम उस वल्नरेबल यूआरएल को लेके उसमें डेटा बेसिस तक जाते हैं, उसमें टेबल्स और उसमें कॉलम्स, उसमें डेटा, ये सारी चीज़ें। क्लियर है? वो बर्फ अभी छोड़ है ना, बर्फ से तो आपने वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कर लिया ना। अब आगे और काम करेंगे, लेकिन अभी जो हमने काम करना है वो एसक्यूएल इंजेक्शन है। पहले ऑटोमेटेड तरीके से कर रहे हैं, पहले इस पर फोकस करें। बर्फ का मैं बताता हूँ उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन का क्या पार्ट है। ऑटोमेटेड के लिए टूल जो है एसक्यूएल मैप टूल है। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट काली में पेरेट में इंस्टॉल्ड होगा। मेरे काली में थोड़ा सा इशू आया हुआ है तो मैंने पेरेट कॉन्फ़िगर कर लिया। उसमें एसक्यूएल में हाँ आपका तो चलता है। sudo apt इंस्टॉल करें, अगर नहीं है इंस्टॉल sudo apt इंस्टॉल एसक्यूएल मैप कर ले। इंस्टॉल हो रहा है। apt अपडेट कर ले, sudo apt अपडेट कर ले। आपके हेडर्स जो है ना वो अभी तक अपडेट नहीं हुए इसलिए। अच्छा, थोड़ा नहीं, इसको बोलो ये कंप्लीट करके आज जाना है घर। हाँ ना, क्योंकि उसको मैंने दिया था तो स्टार्ट में तो उसने खराब किया था काम। डेटा क्लीनिंग वगैरह कर लिया है? चीज़ें तो तैयार है, मैं से रन करके उसके ग्राफ्स आ जाए, उसको रिपोर्ट बनाना है। तो मैंने खुद एआई की प्रोजेक्ट मुझे आती नहीं है लेकिन मैंने किया हुआ। मैंने इसको बोला, मैंने कल रात को 2-3 प्रोजेक्ट्स किए। हाँ तो वही होता है। अच्छा, एसक्यूएल मैप टूल जो है बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल से पैरेट में भी इंस्टॉल्ड होते हैं और लिनक्स में भी, लेकिन जिनके पास नहीं है इंस्टॉल तो सबसे पहले sudo apt अपडेट उन लोगों ने करना होगा। ठीक है। इस कमांड से पहले sudo apt अपडेट करना होगा। अपडेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाज़ दफ़ा ना ये रिपोजिटरीज आपके नहीं आते तो उसमें पैकेजेस नहीं इंस्टॉल हो सकते। जब तक आपके रिपोजिटरी अपडेट नहीं होते तब तक वो पैकेजेस वहाँ पर नहीं आते। ठीक है। अपडेट करके फिर आप apt इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, ये तो हो जाएगा। नेक्स्ट जो है एसक्यूएल मैप टूल क्या करता है, ये एक ऑटोमेटेड एसक्यूएल इंजेक्शन जो है स्कैनर है। डिटेक्ट करता है कि ये जो डोमेन है, ये जो वेबसाइट है, इसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। अब वो कैसे चेक करेंगे, तो एसक्यूएल मैप -u जो है ये टारगेट यूआरएल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। टारगेट यूआरएल में आप कोई भी डोमेन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ टेस्ट वाला वेबसाइट, पहले टेस्ट पे ट्राई करते हैं, http:// php, साथ साथ आप भी कर लें .1web.com। ठीक है। अच्छा है। अच्छा, इसको रन करते हो तो यहाँ पर एक एरर जनरेट करके देगा कि क्रिटिकल। अब एरर क्या है, नो पैरामीटर्स फाउंड। अब जारी बात है, होस्ट में डायरेक्ट डोमेन में तो पैरामीटर्स नहीं होते हैं ना। पैरामीटर्स कहाँ पर होते हैं? सब सब डोमेन वेक्टर से आगे।
मतलब पाथ में होते हैं ना, डोमेन के बाद जो पाथ है उसमें क्यूरी है, फिर पैरामीटर है, फिर आगे जाके ये सारी चीजें। तो पैरामीटर के लिए हमने उसको क्रॉलिंग का बताना होगा ना कि इतनी डेप्थ में जाके क्रॉलिंग कर ले। ठीक है, क्रॉलिंग के लिए हमने क्या करना है, हाइफन हाइफन क्रॉल। अब जितनी क्रॉल आप बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ये डायरेक्टरीज में इन डेप्थ में जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेबसाइट है example.com, ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ कि आप जाए इन डेप्थ वन में। इन डेप्थ वन मतलब कि फर्स्ट डायरेक्टरी में जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हाइफन हाइफन क्रॉल वन। इसका मतलब ये होगा कि आप जाए example.com/images में, इस डायरेक्टरी में आपने क्रॉलिंग करनी है। अगर डेप्थ टू हो जाए फिर क्या होगा, हाइफन हाइफन क्रॉल टू हो जाएगा। और ये कैसे हो जाएगा, स्लैश फॉर एग्जांपल पिक्चर्स आ जाएंगे यहाँ पर, एक अलग डायरेक्टरी, नाम कोई भी हो सकता है, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक अलग डायरेक्टरी है। फिर क्रॉल थ्री तो तीसरी डायरेक्टरी, क्रॉल फोर तो फोर डायरेक्टरी, फाइव तो फाइव डायरेक्टरी। जितने ज्यादा क्रॉल बढ़ाएंगे उतने ज्यादा इन डेप्थ जाके स्कैनिंग करेगा। लिमिट इसकी नहीं है, करते जाए, लेकिन जितना ज्यादा क्रॉलिंग करेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहले क्रॉल वन करते लोग, फिर अगर क्रॉल वन में कुछ ना मिले तो फिर टू करते, फिर थ्री फोर, इस तरह। अगर उसको पता चले कि आगे कोई क्रॉलिंग या कोई डायरेक्टरीज नहीं है तो फिर आगे आपको एरर देगा कि आगे डायरेक्टरीज ही नहीं है। ठीक है, अच्छा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइफन हाइफन क्रॉल, मैक्सिमम मैं थ्री तक करता हूँ, तो थ्री कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं अभी इसको एंटर करता हूँ ना, ये मुझसे एक एक चीज पूछेगा, ऑप्शंस पूछता है कि डू यू वांट टू चेक फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ साइट मैप एक्सएमएल, तो इसको मैं एज इट इज नो कर देता हूँ। अब फिर आ गया कि आपने थ्रेड्स कौन से सिलेक्ट करने हैं। तो अगर इन ऑप्शंस को आपने जो है ना ये इग्नोर करना है, आप चाहते हैं कि एज इट इज जो भी ऑप्शन हो वही सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आप करेंगे हाइफन हाइफन बैच करेंगे। ठीक है, बैच क्या करता है, बैच जो भी बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होगा, येस होगा या नो होगा, वही सिलेक्ट करेगा। ठीक है, ये भी लिखना होगा, हाइफन हाइफन बैच क्या करता है, सेलेक्ट ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट। अब जो इसमें पैरामीटर इसको वल्नरेबल नजर आए तो वो आपको एक फाइल के अंदर सेव करके उसका पाथ दे देगा कि यहाँ पर आपका फाइल सेव हो गया, यूआरएल सेव हो गया। और इसमें डिफरेंट टेक्निक्स ये थे कि ऑटोमेटेड तरीके से टेक्निक्स ट्राई कर रहा है, एरर बेस्ड टेक्निक, एरर की क्यूरीज ट्राई कर रहा है, इसमें जो है आपके बूलियन बेस्ड मतलब 0 1 ट्रू फॉल्स ये क्यूरीज ट्राई कर रहा है, यूनियन बेस्ड है, टाइम बेस्ड है, इसमें डिले होता है। तो ये सारे क्यूरीज डिफरेंट क्यूरीज होते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के। ठीक है, इसको टेक्निक्स कहते हैं। अच्छा, इसको ये देखिए यूआरएल मिल गया है, यहाँ पर कोई टेस्टिंग यूआरएल, ये पैरामीटर artist.php artist equal 1 टेस्टिंग कनेक्शन टू द यूआरएल। और यहाँ पर क्या आया हुआ है कि जो पैरामीटर्स को नहीं लगे ना कि ये इंजेक्टेबल है, तो आपको बताएगा कि ये इंजेक्टेबल नहीं है। जो है तो आपको बताएगा कि ये इंजेक्टेबल है। ठीक है, इसमें इंजेक्शन पॉसिबल है। सर इस आउटपुट को सर हम किसी फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं। ये तो पूरा वो आपके कमांड्स का आउटपुट है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं वल्नरेबल यूआरएल लिस्ट करूं तो वो खुद ही आपको फाइल के अंदर स्टोर करके दे देता है, फाइल का मैं कैसे करूं? वो अभी आएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि गेट पैरामीटर जो है आर्टेस्ट वाला वो क्या है, वो वल्नरेबल है। डू यू वांट टू कीप टेस्टिंग द अदर पैरामीटर्स, तो इसने बाय डिफॉल्ट क्या था, नो था, उसने नो कर लिया, तो बाकी सारे स्किप हो गए। जो वल्नरेबल था उसी को आगे उसने जो है ये फाइल के अंदर स्टोर कर लिया। ये देखिए, तो उसने पूरा पाथ दे दिया। अब पाथ जो है कॉपी करते और कैट करते, एंटर करते, ये देखिए ये यूआरएल वल्नरेबल है। अब इसके आगे हम डेटाबेसेस लिस्ट करेंगे, टेबल लिस्ट करेंगे, टेबल्स के अंदर कॉलम्स रोज, फिर उसके अंदर डेटा। तो ये वाला स्टेप पहले परफॉर्म करें, ये कमांड्स सब ने करने हैं। ये मैं लैपटॉप बंद किए हुए, लैपटॉप ओपन करें, सर अगर हम यहाँ पे टू लिख क्या करें, टू लिख ले, क्योंकि वो जो आर्टिस्ट का पैरामीटर है वो कौन से डेप्थ में है, फर्स्ट में है ना, तो आप टू लिख ले, फर्स्ट में ऑलरेडी वो आ जाएगा।
अच्छा, फर्स्ट में फर्स्ट आते हैं, सेकंड में फर्स्ट और सेकंड दोनों आते हैं, थर्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आते हैं, इसका यह मतलब है तीनों आ जाएंगे। इसका सिर्फ यह मतलब नहीं कि सिर्फ थर्ड, इसका मतलब है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों। बेच मतलब जो भी ऑप्शन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट होगा ना, ये स्नो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करेगा उसको, एज इट इज करेगा। बस मशहूर मैं इस तरह करता हूँ ना, मैं सेशन से फ्री होकर ना टीम से अपडेट लेता हूँ और फिर आपको ये बताता हूँ, तो फिर स्केड्यूल कर लेंगे। कर लिया? सर अभी अपडेट हुआ है सर। ये क्या कर रहे हो यार? सर बस मैंने आपको सर वो एक वल्नरेबल सर वो फाइल वल्नरेबल फाइल? क्या मतलब? कोड सर किसकी? फॉरवर्ड की सर। कॉर्बेट पे स्कैनिंग की है? किधर है? सर आपको मिली थी आपने आपका क्या नाम है? सर अहमद ऐसे तो नहीं आता ना, नंबर बताए नंबर। 0011 वाला सर जिसके एंड में 009 ऐसे तो कोई नंबर ही नहीं है, मुझे मैसेज कर लेना। ये सारे कमांड्स है, ठीक है। ये आपका नंबर है? इसमें तो कोई वल्नरेबिलिटी है ही नहीं, हाई लेवल या मीडियम लेवल की। लो लेवल के 3 वल्नरेबिलिटीज है। लो लेवल इतने कोई खास नहीं होते। वल्नरेबिलिटी है नहीं उसमें, ये ऑटोमेटेड स्कैनर है ना, असल में मैनुअली जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। आप एक एक, हाँ जी, तो ये बाय डिफॉल्ट हमने बनाए थे ना। क्रॉलिंग अगर करनी है फिर आप स्पाइडरिंग कर ले, वो तो आपके पास स्पाइडर पड़ा हुआ है ना, ज़ैप पड़ा हुआ है, करने हैं फिर तो उसी से कर ले। स्पाइडरिंग स्टार्ट करे, सारे डायरेक्टरीज आ जाएंगे वहां पर। या डायरेक्टरी बस्टिंग करे, डेयर बस्टर यूज करे। दूसरा कौन सा टूल है? गो बस्टर हो गया, DIRB हो गया, पप हो गया, सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सारे अच्छे टूल। क्यों? दें चलता रहे, अब मैं स्टॉप करूंगा तो फिर स्टार्ट करूंगा, फिर वो सारी चीजें खराब हो जाती है। ये एक बार मैंने स्टॉप किया था तो फिर 2 वो बने थे रिकॉर्ड्स। देखिए इधर देखिए, डेयर बस्टर क्या करते हैं, डायरेक्टरी बस्टिंग मतलब डायरेक्टरी लिस्ट करता है कि कितने कौन से हिडन डायरेक्टरीज है वेबसाइट में, ठीक है। तो आप डेयर बस्टर भी यूज कर सकते हैं, या आप एक काम करें, DIRB जो है ना एक GUI टूल है मेरे ख्याल से, वो यूज कर ले। DIRB जो है वो मुझे लगता है कि वो GUI टूल है। अच्छा ये भी CLI है। ये देखिए इसमें आपने करना क्या है, आपने टारगेट URL देना है, ठीक है, और उसके आगे वर्ड लिस्ट देना है। वर्ड लिस्ट फाइल जो भी हो तो उससे वो खुद ही वर्ड लिस्ट से डायरेक्टरी के नाम सर्च करेगा, अगर उसके साथ वो मैच कर रहे हैं तो सारे डायरेक्टरीज आपको लिस्ट करेगा। लेकिन इससे अच्छा टूल ज़ैप है, क्योंकि ज़ैप आपको खुद ही क्रॉलिंग करके सारे डायरेक्टरीज बता देता है। तो अगर करने फिर ज़ैप से कर ले। इमेज करूँ? अच्छा वो फाइल जो है,
ये है ना, किधर चला गया? ये आ गया। ये फाइल के अंदर जो है ना मेरा ये आउटपुट पड़ा हुआ है। ये फाइल है, मैंने क्रिएट कर लिया। आपका फाइल डिफरेंट हो सकता है, आपका यूजर भी डिफरेंट है, आपका फाइल भी डिफरेंट होगा। अच्छा अगर नहीं आ रहा ना तो हाँ जी कर लिया। बहुत स्लो हो यार आप लोग। ये 3.5 घंटे चल रहा है। 3.5 घंटे तो इसने कोई यूआरएल जनरेट करके दिया हुआ है। ये तो ऑटो तरीका है ना, जी जी। तो ऑटोमेटेड हम कर रहे हैं। किधर दिया हुआ है? ये यूआरएल नहीं है। तो इसके पीछे है कोई डेटाबेस? हाँ डेटाबेस लेकिन ये नहीं है इसमें। ये कोई दिया हुआ नहीं, अभी फाइल दी हुई है। इसको कॉपी करें, न्यू टर्मिनल ओपन करे हुआ था वहाँ पर पेस्ट करें। इसके अंदर क्या है, ऐड करें स्पेस पेस्ट करें इधर, इंटर यार है ना यूआरएल। इसका मतलब ये है इसमें कोई आपने किस तरह से किया, आगे भी जाए। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं पेस्ट करना है इसको। आगे यूआरएल, अभी इस यूआरएल को, ये हमारा वल्नरेबल यूआरएल है, इसको यूज करके हम डेटाबेसेस को लिस्ट करेंगे। ये फुल यूआरएल है सर यहाँ पर? ये फुल नहीं है, कॉमा यूआरएल में नहीं आता। ये गेट रिक्वेस्ट बता रही है, आर्टिस्ट जो है ये पैरामीटर का बोल रहा है। ये बीटीयू का क्या मतलब है? बीटीयू सर्च करें, इसका क्या मतलब है? बूलियन टेक्निक है या टेक्निक यूनियन है? सर्च नहीं करेंगे। बीटीयू है तो बी बूलियन आता है या यू यूनियन आता है, ये चेक करें। या ये होगा बूलियन टेक्निक यूज्ड, मुझे तो ये लग रहा है ये हो सकता है। नहीं इस तरह नहीं आता, ऐसे नहीं आता है। इसमें आपको ना एसक्यूएल मैप में नजर आएगा। अच्छा अच्छा। One does not exist. कौन सा होम ये बता रहे हैं? यूआरएल में होम भी है कोई, तो यहाँ पर पड़ा नहीं है वैसे। हमने अभी गेट नहीं किया इसको। अच्छा हमने बात वहाँ पर कर ली, इसको यार कॉपी करना है। ये यूआरएल को यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है। कॉपी करें इसको,
ये भी सोच रहा हूँ ये क्या हुआ है। इसको पेस्ट करें, एंटर कर, अभी पता चलेगा ना ये वीडियो क्या बोल रहा है। यस और नो BDU के क्या मतलब है? सर ये नो करोगे यस बूलियन टेक्निक यूज्ड, बूलियन टेक्निक यूज्ड मुझे लग रहा है। एंड करोगे ये क्या बोल रहा है? जो जो चीजें बोल रहे हैं, जो आपको चाहिए वो यस करें। नहीं, ये क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल कैप्चा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म डिटेक्टेड। तो डू यू वांट टू क्या लिखा है? यूज दोज कुकीज यूज करने हैं, तो इसको यस करते थे। फायरवॉल भी लगा हुआ है। फायरवॉल तो लगा है अच्छा, तो इसमें बोल रहा है कि पेज करेगा बेच तो पहले था ना, अब तो कोई और चीज है। अब ये टेस्ट कर रहा है। चाहिए सर ये देखिए सर ये मेरा पोर्ट फॉरवर्डिंग का वो है ना इसमें सर मैं इधर कौन से कौन सा? पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए पोर्ट फॉरवर्डिंग में इंटरनल आईपी डालनी है अपनी, जो आपकी लोकल नेटवर्क की है ना, प्राइवेट आईपी। यहाँ पर एक्सटर्नल उसमें पोर्ट में जो पोर्ट आपने आउटसाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल डबल फोर या जो भी हो, और यहाँ पर भी सेम पोर्ट डालना डबल फोर और यहाँ पर भी अपना है, सिस्टम यहाँ पर अपनी आईपी। ठीक है, सर मेरा तो वो चेंज होता रहता है तो फिर क्या तो स्टैटिक आईपी अपने सिस्टम की सेट करें काली की। अच्छा, आगे जाए, ये कर लिया। कैसे नहीं कर रहा? ये नहीं हो सकता। इंटरनेट क्या मसला क्या है? अपग्रेड कर रहे हैं? अच्छा, मुझे लगता है कोई गड़बड़ है उस तरह जिस तरह ये इसने बताया ना। अच्छा, इधर देखिए, चले इंटरनेट आपका मेरे ख्याल से नहीं चल रहा। किसका नहीं चल रहा? दो बंदों का नहीं चल रहा सिर्फ। और स्लो तो है, एक वो है ना, चल तो रहा है ना। इधर देखे, बातें करेंगे तो फिर काम नहीं कर सकते। एक स्टेप पे आप इतना सोचते हैं तो घर में नहीं करते। इधर देखे, यूआरएल हमारे पास आ गया वल्नरेबल, ठीक है। अब इस वल्नरेबल यूआरएल को हम लेंगे एज अ टारगेट यूआरएल। पहले हमारा टारगेट क्या था? वेबसाइट था, उसमें क्रॉलिंग की थी ना। अब हमारा टारगेट होगा ये यूआरएल, ये जो वल्नरेबल यूआरएल है। तो इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, और इसको हम लेंगे एसक्यूएल में -u, और इसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करते, ठीक है। और यहाँ से करते -dbs। अब dbs क्यों यूज करते हैं? डेटाबेस लिस्टिंग के लिए, कि इस वेबसाइट के अंदर कौन कौन से डेटाबेसेस है। अब अगर ये वल्नरेबल है तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से डेटाबेसेस है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करते हैं एक्सपेंड। डेटाबेसेस कौन से आ रहे हैं? एक ACUART आ रहा है और एक इंफॉर्मेशन स्कीमा आ रहा है। इंफॉर्मेशन स्कीमा बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। ये एक डेटाबेस है जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो इसको कैसे लिस्ट करेंगे? इसके डेटाबेस के अंदर क्या होता है? टेबल्स होते हैं ना, ठीक है। रोज और कॉलम्स पर टेबल्स के अंदर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करते हैं किसी स्पेसिफिक डेटाबेस को सिलेक्ट, तो -D करेंगे, ठीक है। अपर केस D का मतलब है कि कौन सा डेटाबेस, तो हम करते हैं ACUART। अब डेटाबेस के अंदर टेबल्स है तो हम हाइफन टेबल्स कर लेते हैं। ये टेबल्स आ गए, ठीक है। अब टेबल्स के अंदर क्या होता है? यूजर्स में यूजर्स होंगे ना। -T करके अगर हम यूजर्स करें, यूजर्स में क्या होते हैं? -T से टेबल है ना। हाइफन करते हैं कॉलम्स, टेबल में कॉलम्स होते हैं।
अच्छा, इसमें ईमेल, नेम, पासवर्ड, फ़ोन, यूज़र नेम, अब ये आपके काम की चीज़ है। ठीक है। अब इसको डंप करने के लिए आप डायरेक्ट भी डंप कर सकते हैं या कॉलम से डायरेक्ट डेटा भी डंप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कि स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करना है हाइफन सी को, और सी में आपने क्या चीज़ करना है, मैंने करना है चले ईमेल। ठीक है। हाइफन हाइफन डंप करना है ईमेल को। डंप का स्पेलिंग मैंने गलत किया। ईमेल आ गया है। इसी तरह आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी हो, मतलब डेटाबेस में बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डंप हो सकते हैं। ठीक है। यूजर्स आपके पास आएंगे ना वहाँ पर। यूजर्स मल्टीपल नहीं है, ये टेबल्स है। टेबल के अंदर फिर कॉलम्स होते, कॉलम में हो सकते यूजर्स हो, यूजर नेम हो, उसके पासवर्ड हो। टेबल्स ज़्यादा है। टेबल के अंदर डिफरेंट टेबल्स होते हैं, इसमें आपको नजर नहीं आते, ये देखिए ना कहाँ चले। ये आर्टिस्ट से, कार्ड से, कैटेगरी से, फीचर्ड है, गेस्ट बुक है, पिक्चर्स है, प्रोडक्ट्स है, यूजर्स है। तो यूजर एक अलग टेबल है। अब यूजर में जाएंगे तो यूजर के टेबल में आपको कॉलम्स नजर आएंगे। अब कॉलम्स के अंदर आपको ईमेल, पासवर्ड, ये सारी चीजें मिलते हैं। अच्छा, पासवर्ड जो है ना आपको डेटाबेस में बाज दफा एनक्रिप्टेड फॉर्म में, हैश फॉर्म में मिलता है। कौन सा हैश होता है डेटाबेस में? MD5 हैश में होते हैं वो, ज्यादातर MD5 ही होते हैं। हाँ जी, बोलो। किस चीज में आती है? ये इंजेक्शन है। ये ओवास्प टॉप 10 के इंजेक्शन के कैटेगरी में आती है। इसमें जीमेल का क्या ताल्लुक है इसके साथ? क्या कर रहे हो यार? जीमेल के डेटाबेस तक कैसे जाएंगे? जीमेल डेटाबेस मतलब कि आप पूरे जीमेल को हैक कर रहे हो। अगर आप जीमेल बंदा के बता रहे तो उसके सिस्टम की एक्सेस लेके उसके सिस्टम में कोई नोटपैड फाइल पड़ी होगी जिसमें उसके क्रेडेंशियल होंगे, वहां से वो गेट कर ले। जीमेल तक जाने की जरूरत ही नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग कर ले। लोग आसान पाथ जो है ना इख्तियार करते हैं, आप जाके पूरे जीमेल को हैक कर रहे हो। जीमेल के डेटाबेस में कैसे जाएंगे, मुझे ये बताएं। पहले तो आप ये पता लगाएंगे, जीमेल को स्कैन करेंगे कि उसमें है भी डेटाबेस या नहीं है। इस चीज में है तो पता चलेगा ना। अब ये मुझे पता था इसमें है, ये इसके बैकएंड पे चल रहा है MySQL। ठीक है। तो पहले स्कैन करेंगे, पहले स्कैनिंग करनी होगी आप लोगों ने। प्रॉपर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग होती है। कमांड में सारे लिख रहा हूँ ना। ये DBS वाला है, इसके बाद भी लिखता हूँ ये वाला। एक्यूरेट नहीं है। एक एक वाट, एक वाट, एक वाट है। हम्म, एक साथ भी कर सकते हैं। एक साथ कर ले, अब हाइपन हाइपन डंप आल कर ले, सारे एक साथ लिस्ट हो जाएंगे। वो भी कर सकते हैं। कमांड लिखता हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या किया था? डंप डेटाबेसेस।
ये पैरट मुझे ज्यादा अच्छा लगा वैसे काली से, बहुत स्मूथ है यार, इतनी जल्दी जल्दी काम कर लेता है। काली थोड़ा सा ना वो हैवी है। डेटाबेस। कैट के बाद जो आता है, कैट के बाद वाला नहीं होगा ना साथ में? कॉमा तो यूआरएल में तो कॉमा नहीं होता ना। कौन सी किस चीज की बात कर रहे हैं? देखिए ये तो आपको वल्नरेबल यूआरएल मिल गया ना, अब कॉमा यूआरएल में नहीं होते, इसका मतलब है कि ये गेट रिक्वेस्ट है, ये गेट पैरामीटर है, और ये बूलियन टेक्निक यूज। अच्छा इसमें एक मिनट, ये क्या है? आपके केस में बूलियन और एरर टेक्निक दोनों आए हुए हैं ना। अच्छा जिनका बीटीयू आया हुआ है ना, बीटीयू, अभी मुझे अंदाजा हो गया इसका क्या मतलब है। बीटीयू का मतलब है कि बूलियन टेक्निक यूज किया, मतलब 0 1 और ट्रू फॉल्स, ये टेक्निक्स यूज किए हुए, ठीक है। जिनका बीईटीयू आ रहा है, इसका मतलब है कि बूलियन और एरर बेस्ड दोनों टेक्निक्स यूज किए हुए हैं। तो ये टेक्निक्स है, आपके दोनों यूज किए हुए। काली है ना इसलिए थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक है। अच्छा इस कमांड का क्या मतलब है? इस कमांड का मतलब यह है कि जितने भी यूजर के टेबल में डेटा है ना, सारा एक साथ डंप करे। तो डंप करने के बाद डेटा आ जाते हैं, और क्या करना, डेटा चाहिए होता है बंदे को, इंफॉर्मेशन चाहिए बंदे को, डेटा चाहिए बंदे को। ये तो बंद नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि लगा हुआ है, ये वाले लगे वो वाले लगे। नहीं मतलब कौन सा लग जाए, ये वाला है वो वाला? और मैं एसी वैसी भी, मेरी एसी से एलर्जी है मेरी, असल में ना वो हवा उससे, डस्ट से और ये इन चीज़ों से ना मेरी एलर्जी है। अच्छा टेबल अगर यूजर दे दे और डंप करे तो सारी चीजें डंप करेगा। टेबल तो देंगे ना, डेटा तो टेबल के अंदर है ना। टेबल नहीं देंगे तो फिर तो पूरा डेटाबेस एक साथ डंप होगा, फिर तो आपको समझ ही नहीं आएगी डेटा की। डेटाबेस से पूरा डेटा डंप करेंगे, इसका मतलब है सारे टेबल्स का डेटा डंप करना, उसका जो जंक पड़ा होगा आपको समझ ही नहीं आएगी। तो यूजर स्पेसिफिक हमने टेबल को करके डंप कर लिया। ये क्या है? श्योर है ना? अच्छा क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछे ना। हाँ जी, आर्टिस्ट एक पैरामीटर है। हाँ जी, और अभी क्वेश्चन है ही नहीं यार। मैंने आपको कल समझाया था पूरा यूआरएल निकाल के, उसमें पहले डोमेन होता है, फिर पाथ, पाथ के अंदर पहले क्यूरी, फिर पैरामीटर होता है। तो ये वही पैरामीटर है ना। हर दफा नहीं आएगा, आईडी भी आ सकता है यहाँ पर। जिस तरह आपने देखा होगा ना कि समथिंग क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल समथिंग होता है, कोई नंबर होता है, तो आईडी भी हो सकता है, केट भी हो सकता है, आर्टिस्ट भी, कुछ भी हो सकता है यार, नाम तो कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है। क्या करूं, व्यू करूं? ये आ गया ना, ये देखिए सारे डंप करते चले गए, क्या होता है। हाइफन हाइफन डंप करते हैं। अच्छा ये बता रहे कि डू यू वांट टू स्टोर हैशेस टू ए टेम्पररी फाइल, तो इसको मैं नो करता हूँ, हमें हैशेस नहीं चाहिए, ठीक है। फिर बोले कि डू यू वांट टू क्रैक द हैशेस,
तो अगर हैशेस है तो वो डिक्शनरी बेस्ड अटैक करके उसको क्रैक भी करेगा। तो हमने क्रैक नहीं करना है, नो करना है। हमें डाटा चाहिए जो भी आ जाए। तो ये देखिए जो भी डाटा आता तो वो यहाँ पर डंप हो गया। ये डाटा डेटाबेस में पड़ा होता है। ये एक टेस्ट वल्नरेबल साइट है, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अच्छा क्रेडिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड 1 2 3 4। ये कौन सा क्रेडिट कार्ड है? एडमिन नेम है, टेस्ट पासवर्ड है, ईमेल ईमेल भी आया हुआ है, नंबर भी आया हुआ है, यूजर नेम टेस्ट है, और एड्रेस पता नहीं क्या है। ये लास्ट वाला कमांड। बीटीयू का मतलब है बूलियन टेक्निक यूज। बीईटीयू का मतलब है बूलियन एंड एरर टेक्निक यूज। इसको सिक्योर कैसे करेंगे? इसमें इनपुट सैनिटाइजेशन करके या उसमें पैरामीटराइज्ड क्यूरीज यूज करके ये फिक्स हो जाएगा। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अच्छा अभी आपका टास्क पता है क्या है? क्लास टास्क है। आप लोगों ने DVWA को स्कैन करना है, उसमें SQL इंजेक्शन वालेबिलिटी आ जाएगी, उसको आपने एक्सप्लॉइट करना है SQL मैप के थ्रू। जल्दी करें। मैं टास्क यहाँ पर लिखता हूँ, मैनुअल कर लेंगे ना। सारी चीजें एक दिन में क्यों कर रहे हो? हाँ ना। अच्छा टारगेट आपका क्या है? DVWA जो मेटास्प्लोइटेबल है, ठीक है, वो आपका टारगेट हो गया। मेटास्प्लोइटेबल 2 के अंदर जाना है। DVWA आपने वेबसाइट में एक्सेस करनी है। कैसे एक्सेस करेंगे? मेटास्प्लोइटेबल की आईपी आ जाएगी ना, वो आपने काली में या जो भी आपका अटैकर मशीन है उसके ब्राउजर में जाके आईपी टाइप करनी है, वहां पर आ जाएगा DVWA, उस पर क्लिक करना है। बाकी समझाता हूँ कहानी। चले आप तो दोनों ऑन करें ना, दोनों मशीन ऑन कर ले। अच्छा दोनों को आप या ब्रिज पे करें या दोनों को नेट पे करें, क्योंकि नेटवर्क डिफरेंट होगा तो फिर आप आईपी एक्सेस नहीं कर सकते ब्राउजर से, ठीक है। इसके बाद एक और वेबसाइट है, वो आपने हैक भी करना है और उसको फिक्स भी करना है। एक एजेंसी वेबसाइट है, मतलब टेस्टिंग के लिए। मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ, काली ओपन करे और मेटास्प्लोइटेबल ओपन करे, मेटास्प्लोइटेबल की आईपी उठाए और ब्राउजर में पेस्ट करे। ये कौन सा मुश्किल काम है? करे ना, क्यों नहीं करेगा? मोबाइल नहीं है आपके पास यार, लेकिन सीख रहे हो, आपके पास इंटरनेट नहीं है, ये तो गलत बात है। मोबाइल में इंटरनेट पैकेज होना चाहिए। सर हमारा पीटीएस है जो अच्छा पीडीएस है, एक मसला तो नहीं है। पेश कर लेना। सर इसकी आईवी चेंज करनी है, किस तरह का कर ले, वही आपको बोलेंगे, पेश कर ले। ये हमें सिखाने आप अगर अपना मोबाइल है तो अपना टेस्ट भी नहीं कर सकते, आप बता सकते मेरा मोबाइल तो मैंने अभी कंट्रोल सीख करें।
कमांड कैसे लगा? क्या हो गया? अच्छा अब एक काम करें, मैंने स्प्रेडेबल 2 की आईपी ब्राउजर में लॉगिन कर लिए। अच्छा वहां पर लॉगिन आएगा, लॉगिन उसका बाय डिफॉल्ट क्या है? मेटास्प्रेडेबल का जो लॉगिन है वो है MSF, नहीं MSF एडमिन तो उसके शेल का है, ये वेब लॉगिन है, वेब लॉगिन उसका एडमिन है और पासवर्ड उसका पासवर्ड है। ये करें, ये DVWA का लॉगिन है, मेटास्प्रेडेबल का नहीं है। ये लॉगिन किस चीज का है? ये DVWA जो डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन है। रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं? तो पहले स्टॉप करें, पास कर देना। आप टास्क कर रहे हो, अभी पास कर लेते हैं। अब हम करेंगे क्या कि बर्ब सूट ऑन करेंगे और बर्ब सूट में फायरफॉक्स के साथ प्रॉक्सी सेट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको एक एक्सटेंशन शायद बताया था, आपको याद होगा, फॉक्सी प्रॉक्सी। ठीक है, तो फॉक्सी प्रॉक्सी आप लोगों ने इंस्टॉल करना है उसमें ब्राउजर में। ठीक है, तो मेरे पास तो पैरेट इंस्टॉल्ड है बाय डिफॉल्ट। मैं इधर से करता हूँ कि अच्छा एक और मैं आपको ब्राउजर बता दूं जो हैकर्स यूज करते हैं। आप लोगों ने इंस्टॉल करना है साइबर फॉक्स। ये जो है आपने काली में इंस्टॉल करना है या पैरेट में, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, साइबर फॉक्स थोड़ा सा एक मॉडिफाइड वर्जन है फायरफॉक्स का। इसमें होता ये है कि इसमें कुछ चीज़ें मॉडिफिकेशन इसमें हुई है, प्राइवेसी के रिलेटेड भी और कुछ जो है डेवलपमेंट साइड से भी। और इसमें एक्सटेंशन आप लोगों ने कौन सा इंस्टॉल करना है? एक्सटेंशन आप लोगों ने करना है, एक फॉक्सी प्रॉक्सी करना है और एक आप लोगों ने करना है हैक बार। ठीक है, एक आप लोगों ने एक और भी करना है रीड डायरेक्ट वाला जो है, वो कौन सा था या रीडायरेक्शन के लिए जो हम यूज करते हैं। चले, रीडायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ये दोनों एक्सटेंशन आप लोगों ने करने। ये ब्राउजर है, ठीक है, और ये एक्सटेंशन है। ठीक है, फॉक्सी प्रॉक्सी और हैक बार। अब मैंने ऑलरेडी साइबर फॉक्स इंस्टॉल किया हुआ है, इसके अंदर फॉक्सी प्रॉक्सी मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने हैक बार किया हुआ है। हैक बार क्या चीज़ है? हैक बार एक एक्सटेंशन है हैकर्स के लिए, जिसमें वो डिफरेंट जो वेब एक्सप्लॉयटेशन के टेक्निक्स है वो परफॉर्म करता है। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता इस तरह, आपने साइबर फॉक्स को डाउनलोड करना है। लिनक्स के लिए अलग होता है, विंडोज़ के लिए अलग होता है। DEB पैकेज लिनक्स के लिए होता है और EXE पैकेज विंडोज़ के लिए होता है। ठीक है, अच्छा अब हमने जाना है एड ऑन्स में। एड ऑन्स में एक्सटेंशंस होते हैं और एक्सटेंशंस में हमें क्या चाहिए? हैक बार एक्सटेंशन। अब उसके लिए हम आएंगे यहाँ पर मिनिमाइज करके, इसको मैं एक काम करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ एक्सटेंशन को, पैरेट या कली के डेस्कटॉप पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ये मैं आपसे शेयर कर लूँगा ये हैक बार। साइबर फॉक्स आप गूगल से डाउनलोड कर लें। ठीक है, एक बार यहाँ पर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर ऑप्शन होता है कि इंस्टॉल एड ऑन फ्रॉम फाइल। ठीक है, हमने इसको फाइल से इंस्टॉल करना है और जाना है होम डायरेक्टरी पे, डेस्कटॉप पे, सॉरी ये डेस्कटॉप के अंदर है ना। यहाँ पर है एक बार पड़ा हुआ, इसको डबल क्लिक करते हैं और इंस्टॉल करते हैं इसको। रिस्टार्ट नाउ करते हैं क्योंकि एड ऑन के बाद आपको रिस्टार्ट करने की ज़रूरत होती है ना, तो ये एक बार आ जाएगा। अब लग रहा है ना कि हैकर्स का कोई वो है। और ये हैक बार प्रो है, ये फ्री नहीं है, ये पेड है। ठीक है, आपको फ्री में मिल जाएगा। ये वर्जन वैसे गूगल पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आपको जो है ऑप्शंस अवेलेबल है। ये देखिए, इसमें यूनियन बेस्ड, WF बेस्ड एप्लीकेशन फायरवॉल जो है उसको बाईपास करने के तरीके है, इनकोडिंग है, इसमें इंक्रिप्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, ये तो मुझे भी नहीं पता। नहीं, ये असल में ना एक ओपन सोर्स उसके लिए क्रिएट हुआ था,
ये मेरे ख्याल से उसकी यार एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब मुझे याद नहीं है, अब मैं तो झूठ क्यों बोलूँ आपसे। लिंक नहीं, मैं पूरा फाइल दे देता हूँ आपको। नहीं, ये जो हैकर्स है ना, ब्लैक हैट, या उनके लिए, क्योंकि इसमें जो चीज़ यूज़ हुई है वो बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, इसको थोड़ा एहतियात से यूज़ करना है। अच्छा, अब हमने करना ये है कि बर्फ सूट को कम्युनिटी एडिशन जो इसका है वो भी ओपन करना है, क्योंकि हमने प्रॉक्सी सेट करनी है। और एक और एड ऑन हमने इंस्टॉल करना है, फॉक्सी प्रॉक्सी वाला। ठीक है, तो एक्सटेंशंस में जाना है और यहाँ से फॉक्सी प्रॉक्सी, इसको हमने यहाँ पर सर्च करना है एक्सटेंशंस के अंदर। ये सर्च क्यों नहीं हो रहा? नहीं, वो सर्च नहीं कर रहे। इसका एक काम करते, इधर सर्च करते फॉक्सी प्रॉक्सी फॉर फायरफॉक्स। ठीक है, अभी आ गया। यार ये जो है ना फॉक्सी प्रॉक्सी, ये असल में साइबर फॉक्स जो है ये फायरफॉक्स का एक मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, और इसमें आप डायरेक्ट एक्सटेंशन ऐड नहीं कर सकते, फाइल को डाउनलोड करेंगे उसके बाद फिर आप इसको ऐड कर सकते हैं। किधर डाउनलोड हो गया? ये क्या मजाक है? किधर सर्च करूं? गूगल क्रोम का क्रोम स्टोर है, फायरफॉक्स का स्टोर ही नहीं है ना उसका असल में। वो तो मैंने भी ओपन किया हुआ है, लेकिन इधर सर्च नहीं हो रहा। मुझे बताया किधर है? इधर से बताओ, इधर से कौन से ऑप्शन में जाऊं? तो एड ऑन जी सर्च किए हुए, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। ये देखिए, न्यू टैब में चला गया, ये मैं एड ऑन में चला गया, तो एड ऑन में ही आया हूँ ना। अच्छा, फायरफॉक्स स्टोर सर्च कर लेते, ये आ गया ना, एड ऑन फॉर फायरफॉक्स। ये अब ये काम की बात की है इसने, इतनी जल्दी। अब फॉक्सी प्रॉक्सी इसमें नहीं है। कारी साहब ने चीजें काफी सीख ली है। किधर है? एक मिनट, प्रॉक्सी स्विचर ढूंढते हैं। यार मेरे ख्याल से ना फायरफॉक्स ने अपने एड ऑन जो थोड़े से चेंज किए हुए। यार यही नाम है उसका, फॉक्सी प्रॉक्सी का। कैपिटल और स्मॉल नहीं है, नीचे किधर था? चले इसको छोड़े, इसे भी आसान तरीका करते हैं। बर्फ सूट में चले जाते हैं और बर्फ सूट का जो ब्राउजर है उसी को यूज करते हैं। ठीक है? असल में ना फॉक्सी प्रॉक्सी इनको मैंने बताया था कि इंस्टॉल करेंगे, तो उसको ढूंढ रहे। वैसे तो सेटिंग में हो जाएगा। अभी चेक करते हैं। टेम्पररी प्रोजेक्ट छोड़ो, बस अभी ये हो, दूसरा तरीका कर लेंगे। इधर फाइंड मोड ऑफ एडवांस करेंगे।
आगे इधर प्रॉक्सी करें, आप सर्च करें। मैंने सर्च किया आगे इधर से पहले स्टार्ट कर आपका फायरफॉक्स है, मेरा साइबर फॉक्स है। सबका साइबर फॉक्स पे फिर साइबर फॉक्स पे इसका मतलब है कि मैं अब फायरफॉक्स ऑन करूं। फायरफॉक्स ऑन करें। फायरफॉक्स में तो हो जाएगा, साइबर फॉक्स फायरफॉक्स में एक बार नहीं होता, हाँ उसमें यही तो मसला है। यार आप लोगों ने बहुत शोर बनाया हुआ है। अच्छा इधर देखिए, साइबर फॉक्स में जो है फॉक्सी प्रॉक्सी नहीं होता और फायरफॉक्स में हैक बार नहीं होता। तो हम इस तरह कर लेंगे कि पहले हम जो ये वाला है ये हम फायरफॉक्स में फॉक्सी प्रॉक्सी के थ्रू कर लेंगे, और जो मैनुअल है फिर वो हम साइबर फॉक्स से हैक बार के थ्रू कर लेंगे। ठीक है, ये हो सकता है। आ जाएगी आ जाएगी। अच्छा प्रॉक्सी प्रॉक्सी हमने अभी तक कुछ स्टार्ट ही नहीं किया तो समझ कैसे आएगी आपको। अच्छा यहाँ पर ये आ गई, हमने कल भी सर्च किया हुआ था। ठीक है, फॉक्सी प्रॉक्सी को ऐड करते हैं फायरफॉक्स में। फॉक्सी प्रॉक्सी क्या चीज़ है, जिस तरह अगर आपको याद हो हमने ज़ैप में ना एक प्रॉक्सी सेट की थी लोकल होस्ट की, तो जो भी ट्रैफिक हम ब्राउज़र में टाइप करते थे वो रीडायरेक्ट होकर वहाँ पर आ जाती थी, मतलब इंटरसेप्ट होती थी ना ट्रैफिक। तो यहाँ पर भी फॉक्सी प्रॉक्सी का क्या काम है, मैनुअल सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है प्रॉक्सी की। आप जस्ट यहाँ पर जो फॉक्सी प्रॉक्सी है इसी को यहाँ पर पहले पिन करते हैं और इसके अंदर पहले सेटिंग्स करते हैं। सेटिंग किस तरह करेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शंस में जाके यहाँ पर हमने सेट करना है प्रॉक्सीज। ठीक है, ऐड प्रॉक्सी करनी है, टाइटल कोई भी लिख ले, हम लिखते चले बर्फ, क्योंकि बर्फ सूट के साथ हमने कनेक्ट करना है इसको। तो बर्फ करते, होस्ट नेम बाय डिफॉल्ट जो आपका जिस तरह ज़ैप 127.0.0.180.80 था ना, इस तरह बर्फ सूट भी 127.0.0.180.80 पे बाय डिफॉल्ट उसकी प्रॉक्सी सेट होती है। तो यहाँ पर भी हम करते हैं 127.0.0.1 जो लोकल होस्ट की आईपी है। ठीक है, और उसका पोर्ट नंबर क्या देना है, 8080 देना है, कोई मसला नहीं। अगर 8080 किसी और चीज़ को मिली है तो फिर हम 8081 करेंगे। ठीक है, अच्छा कलर क्या करते हैं, कलर बर्फ सूट वाला कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि ये बर्फ सूट है, और इसको करते हैं, इसको सेव करते हैं यहाँ से। हाँ जी, ये ठीक है। फिर सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे। अच्छा अब यहाँ पर ये देखिए बर्फ पे बाय डिफॉल्ट वो सेट हो गया, हमने सेट कर लिया था ना, उधर ही वो सेट हो गया। अब इसके लिए हमने बर्फ सूट ऑन करना है जो ऑलरेडी ऑन है। अगर हम बर्फ सूट के थोड़ा सा इसको जूम इन भी करना होगा यार, अभी बर्फ सूट तो यूज किया हुआ है ना। अब डैशबोर्ड में इसका न्यू स्कैन का ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये कम्युनिटी एडिशन है। ठीक है, तो इसमें आप स्कैनिंग नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रॉक्सी में जाना है। अब प्रॉक्सी में इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या चीज़ है, इंटरसेप्ट का मतलब है कि हम कोई भी फॉर एग्जांपल google.com टाइप करते हैं ना ब्राउजर में, तो उसकी पूरी HTTP रिक्वेस्ट जो है वो ट्रैफिक इंटरसेप्ट होकर यहाँ पर आ जाएगी, और वो रिक्वेस्ट तब तक सर्वर को फॉरवर्ड नहीं होगी जब तक हम यहाँ से फॉरवर्ड नहीं करेंगे। उसमें हम मैनिपुलेशन करेंगे, रिक्वेस्ट में चेंजेस करेंगे, तब जाके हम उसको फॉरवर्ड करेंगे। ये इंटरसेप्टिंग होती है। इंटरसेप्टिंग समझ आ गई है क्या चीज़ है। रिक्वेस्ट ये लाइट ऑन करें थोड़ा सा, मैन इन द मिडल अलग चीज़ है। एक टाइप ऑफ मैन इन द मिडल इसको कह सकते हैं, लेकिन मैन इन द मिडल अटैक इसको नहीं कह सकते। अटैक नहीं, सिर्फ नाम मैन इन द मिडल। ये क्लाइंट है ना, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो कि google.com, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये तो आप कर लेंगे नॉर्मली, आप ब्राउजर में टाइप कर लेते हैं। अगर आपने इसके बीच में कोई प्रॉक्सी सर्वर लगाया, ठीक है,
प्रॉक्सी सर्वर का क्या काम होगा कि जो भी ट्रैफिक आपकी जाएगी तो उससे होके जाएगी ना, ये तो क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमने बर्फ लगाया हुआ है, बर्फ शूट इंटरसेप्ट हमने क्या किया हुआ है, इसको हमने ऑन किया हुआ है। तो जो भी ट्रैफिक आती है गूगल पे तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है, ये चेक करता है कि इस ट्रैफिक में इस हेडर में क्या HTTP हेडर रिक्वेस्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ है, आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो, कौन सा होस्ट है, कौन सा, उसके सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे, उसके सारे वैल्यूज आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर उसमें चेंजेस करके अपने मुताबिक आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जब तक आप यहाँ से फॉरवर्ड नहीं करेंगे तब तक वो सर्वर पे नहीं जाता। स्टक आपने खुद किया हुआ है, रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स को असल में वो तो फिर हम चेंज करते हैं, वो रिस्पॉन्स को फिर दोबारा रिक्वेस्ट पे भेज सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो कंपेयर में आप बड़े मजे से कर सकते हैं, उसको ऑफ करेंगे। ऐसे आपको समझ नहीं आती तो यार प्रॉक्सी सर्वर बर्फ सूट है। हाँ अच्छा इधर देखिए प्रॉक्सी सर्वर, ये इधर है, ये देखिए जो बर्फ सूट का प्रॉक्सी है ना वो आपने जाना है प्रॉक्सी के टैब में, प्रॉक्सी के टैब के बाद प्रॉक्सी सेटिंग्स में, ये देखिए ये वो चीज़ है जो मैं बता रहा था। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लेसनर किस चीज़ पे 127.0.0.1 लोकल होस्ट 8080 बाय डिफॉल्ट इसका जो पोर्ट होता है। तो सेम ये चीज़ हमने ब्राउजर में सेट कर ली, इसका मतलब है दोनों आपस में सिंक हो गए ना। तो हम जो भी चीज़ एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, वो यहाँ पर रिडायरेक्ट होकर इंटरसेप्ट होगा। अभी सब्र करें ना, ये देखिए मैंने इंटरसेप्ट कर लिया, ठीक है, और मैं आ गया ब्राउज़र में। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि http://test.php इसको पहले करते ताकि वो होता नहीं होता टेस्ट करने के लिए, एंटर करते हैं। और यहाँ पर हमने जो है स्टेशन तो ऑन है, सर्टिफिकेट भी हमने इंस्टॉल नहीं किया ना, इसको पहले क्रॉस करते हैं यहाँ से। और सर्टिफिकेट के लिए आपने करना है कि burpsuite.ca है, सिर्फ बर्फ से भी आ जाएगा, तो डक डक पे चला गया। हाँ जी यार वो ऑन है, अच्छा ये डिसेबल यार, तो ये तो इसके अलावा हो जाएगा यार। ये देखिए ना, ये इंटरसेप्ट मैंने ऑन कर लिया ना, HTTP तो हो जाएगा ना, HTTP का तो ये हो गया ना। HTTPS तो अभी हम नहीं कर रहे ना, अभी HTTP कर रहे हैं, उसके लिए फिर हम सर्टिफिकेट कर लेंगे ना। यार सर्टिफिकेट असल में SSL सर्टिफिकेट होता है, जब भी आपको HTTPS वेबसाइट को ना वो इंटरसेप्ट करते हैं ट्रैफिक को, तो आपको बर्फ सूट का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो आप इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद फिर आप HTTPS के ट्रैफिक को भी जो है ना इंटरसेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम HTTP वाला कर रहे हैं, तो चले वो हम कर लेंगे बाद में। अच्छा ये इंटरसेप्ट किस तरह हो गया, देखिए इंटरसेप्ट मैंने ऑफ कर लिया फिर ऑन कर लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एंटर करूँ इसको, ये देखिए उसकी ट्रैफिक जो है ना HTTP हेडर रिक्वेस्ट यहाँ पर आ गया, जो गेट रिक्वेस्ट मेथड है, यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि HTTP जो वर्जन है वो कौन सा होस्ट क्या आ रहा है, होस्ट वेबसाइट का आ रहा है, किस चीज़ से एक्सेस किया हुआ है, वो यूज़र एजेंट है, ठीक है। क्या क्या जो है चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है वो आ रहा है, एक्सेप्ट लैंग्वेज आ रहा है, एक्सेप्ट इनकोडिंग आ रहा है, और कनेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें। अब क्योंकि यहाँ पर कोई और चीज़ है नहीं, अब हम इस रिक्वेस्ट को जो है ना DVWA को इंटरसेप्ट करेंगे, यहाँ पर उसको किस तरह करेंगे, मैं चेक करूँ, मेरा स्प्रेडेबल ऑन है, इसकी IP चेक करते हैं, ठीक है कोई इशू नहीं है। MSF एडमिन और MSF एडमिन IPA, अच्छा इसकी IP है 172.20.10.3, ये याद कर लें। आपका दिमाग बहुत तेज है ना। अच्छा 172.20.10.3 इस तरह, तो ये आ गया ना, ये मेरा स्प्रेडेबल का पेज आ गया। अब इसमें ये मैंने आपको बता रहा था कि इसमें DVWA है या नहीं है, तो इसमें पड़ा हुआ है
DVWA पे क्लिक करेंगे। अच्छा, DVWA का मतलब है डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन, वल्नरेबल वेबसाइट है, ठीक है। इसमें करते एडमिन पासवर्ड, तो ये लॉगिन हो जाएगा। इसमें ये सारे वल्नरेबिलिटीज़ है, ठीक है। अब अगर हम DVWA सिक्योरिटी पे जाते हैं, पहले से हाई पे, इसको हम लो पे सेट करते हैं। लो पे सेट करने का मकसद है कि हम पहले चेक करेंगे कि अगर लो लेवल वेबसाइट है वल्नरेबल तो उसको किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं, थोड़ा मीडियम है उसको किस तरह करते हैं, थोड़ा हाई है तो फिर उसको किस तरह करते हैं, ठीक है। तो ये 3 इसमें लेवल्स है। अब हम जाएंगे एसक्यूएल इंजेक्शन। अच्छा, ये वाला जो इन लोगों ने दिया हुआ है ये तो उसका दिया हुआ है ना, क्या नाम है, ये यूज़र आईडी है, ठीक है। अब हम इसको इंटरसेप्ट करते हैं। 1 मिनट में इसकी जो है पैरामीटर पहले चेक करूँ। इसमें अगर मैं कोई भी वैल्यू टाइप करूँ ना, ABC फॉर एग्जांपल, और इसको सबमिट करते तो ये यहाँ पर इंटरसेप्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या डिटेल्स आ रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट में ये देखें उसमें पैरामीटर्स आ रहे हैं। पैरामीटर आपको मैंने भी बताया था ना कि कौन से पैरामीटर है। ये डायरेक्टरीज है, DVWA, वल्नरेबिलिटी, SQLi, 3 क्रॉलिंग इसने 3 की हुई है, ठीक है। आपने 3 कर लिए थे तो 3 के बाद 4 भी करने पड़ते, ये 4 करने पड़े। आप क्रॉल 4 लिखते तो फिर ये आ जाता। तो 5 से फिर 5 डायरेक्टरीज, एक भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, 5 होगा। क्या करते हैं, तो 5 लिख ले, मैंने आपको क्या बताया यार, एरर नहीं आएगा। आपको सिर्फ जो 5 के अंदर जितने डायरेक्टरीज है ना इन डेप्थ, वो आपको लिस्ट करके देगा, इसका यह मतलब है। अच्छा, इधर देखिए, अब इसने जो इन डेप्थ चला गया और वहां पर आईडी के पैरामीटर में सारी चीजें उसने सबमिट इक्वल सबमिट किया हुआ है। एक और चीज इसको मिली है, PHP सेशन आईडी है, मुझे कौन समझाएगा ये आईपी किधर से है, किस चीज की आईडी है ये, असल में जो आपके कुकीज होते हैं ना, ये वो आईडी है। अब इसको हम यूज करके क्या करेंगे, एक तो हम ये कर सकते हैं कि पूरे रिक्वेस्ट को हम कॉपी करके ना एक वो जनरेट कर सकते हैं एसक्यूएल मैप के थ्रू, ऑटो एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे रिक्वेस्ट को सेव करेंगे। सेव किस तरह करते हैं यार, जूम आउट फिर आपको नजर ही नहीं आएगा ना। इसको करते हैं कॉपी टू फाइल, और यहाँ पर कोई भी फाइल नेम लिखते हैं कि SQL injection.txt, सेव हो गया। इसको यहाँ से करते हैं ls get sqli.txt। अच्छा, ये देखिए पूरा रिक्वेस्ट यहाँ पर आ रहा है, तो उसमें वो सिक्योरिटी लो जो हमने सेट किया था वो भी आ रहा है, PHP सेशन आईडी भी आ रही है और बाकी सारी चीज़ें। तो इस रिक्वेस्ट को यूज़ करके SQL मैप को अगर हम ये रिक्वेस्ट दे दें, ठीक है, इसमें क्योंकि ये फॉर्म की सारी इन्फॉर्मेशन है, तो हम इसको डायरेक्ट जो है एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, SQL इंजेक्शन कर सकते हैं परफॉर्म। यहाँ पर कमांड क्या देंगे, SQL मैप हाइफन हाइफन हेल्प देते कि फाइल हम कैसे देंगे, कौन से फ्लैग से हम फाइल देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं फाइल के लिए कौन सा फ्लैग है। एक तो हाइफन URL है, ठीक है, हाइफन G। अच्छा, इसमें मैंने एक और चीज़ आपको नहीं बताई, इसमें सबसे मज़े का जो फ्लैग है ना वो वर्बोस वाला है। SQL इंजेक्शन में, SQL मैप में वर्बोस क्या करता है, वर्बोस बाय डिफॉल्ट जो है ना 1 होता है। 1 में क्या होता है, 0 में आपके पास जो आपके क्रिटिकल और ये सारे डिटेल्स होते हैं वो होते हैं, 1 में आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, और 2 में क्या होता है आपने देखा ही नहीं है। पहले मैं आपको ये बताऊं, HTTP:// ये आप सबसे इम्पोर्टेंट काम तो ये था। हाइफन यू तो लगा लेते चलो। अच्छा, ये वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल आपने क्रॉलिंग की है ना, क्रॉल 3, और आपने पेज भी लगाया, अगर इसके साथ में हाइफन V करके 2 कर लो, पहले क्या आ रहा था, पहले डिबग नहीं आ रहा था, साथ में सिर्फ इंफॉर्मेशन आ रही थी और वार्निंग्स आ रहे थे, ठीक है। तो 0 पे इंफॉर्मेशन होती है, 1 पे वार्निंग्स होते हैं, अब 2 पे क्या चीज़ है, डीबग भी नजर आ रहा है।
अगर मैं इसको कंट्रोल सी करके वर्बोस को मैं कर लूँ कि 3, अब देखिए अब क्या चीज़ आ रही है साथ में। ये अभी वो नहीं है, 1 मिनट। अब साथ में मेरे ख्याल से जो पेलोड ट्राई कर रहे हैं ना, तो वो पेलोड आपको नज़र भी आएगा कि ये पेलोड ये ट्राई कर रहा है। ये देखिए पेलोड नज़र आ रहा है। अब ये रीड करें ना क्या लिखा हुआ है। ये वही एग्जैक्ट पेलोड है जो मैं आपको बता रहा था कि यूनियन बेस्ड पेलोड या ये वाला बेस्ड, ये वाला, तो ये सारी चीज़ें। ये कौन सा बेस्ड है? यूनियन बेस्ड है ना। अच्छा, अगर मैं हाइफन वी यहाँ पर कर लूँ कि इसको 4 कर ले, अब आपको रिक्वेस्ट भी नज़र आ रहा है। अब ये वो वाले रिक्वेस्ट है जो हमने इंटरसेप्ट किया हुआ है वहाँ पर वर्ब सूट में। ये देखिए HTTP रिक्वेस्ट इसने कैसे किया हुआ है। अब रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ रिक्वेस्ट नज़र आ रहा है। हर पेलोड का रिक्वेस्ट किस तरह किया। अब अगर इसका रिस्पॉन्स भी आपको चाहिए तो फिर हम क्या करते हैं, V5 करते हैं। अब ये देखिए रिक्वेस्ट भी नज़र आ रहा है, उसका रिस्पॉन्स ट्रैफिक इन भी नज़र आ रहा है और ट्रैफिक आउट भी नज़र आ रहा है। ठीक है। और लास्ट पे जो है ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि हर एक पेलोड के साथ आपको वार्निंग्स, डीबग और ये सारी चीज़ें, ट्रैफिक, पेलोड सब कुछ नज़र आएगा। ये कर रहे हैं ना, अभी कर सकते हैं। अच्छा 6 में क्या है, 6 में मैंने वैसे चेक नहीं किया। हाँ ये देखिए, आपने देखा होगा जब वर्ब सूट में हम रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये वाला हमने कर लिया इंटरसेप्ट। ठीक है। अब अगर मैं इसको टारगेट में जाके यहाँ पर किसी रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँ तो मुझे इसके रिस्पॉन्स भी नज़र आएगा। ठीक है। और उस रिस्पॉन्स की जो है पूरी यहाँ पर स्ट्रक्चर भी नज़र आता है, HTML जो वेबसाइट स्ट्रक्चर होता है ना, वो भी नज़र आता है। तो ये जो वर्बोस 6 है ये आपको असल में वो पूरा स्ट्रक्चर भी दिखाता है। अगर कोई एरर है तो स्ट्रक्चर में आपको एरर नज़र आएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडवांस है, मतलब अगर आपने ज़्यादा डिटेल से कोई स्कैनिंग करनी हो तो फिर आपने उसमें फ़िल्टर करने हो चीज़ें कि इसमें एरर मैंने फ़िल्टर करना है, इसमें मैंने ये चीज़ फ़िल्टर करनी है, ये करनी है, तो फिर उसके लिए वो आसान था। पहला टास्क तो मैंने टेस्ट PHP वाले दिया था ना आपको। टास्क का क्या करना है? वो तो आपने नहीं किया ना, मैंने आपको स्कैनिंग का बता दिया, लेकिन स्कैनिंग आपने नहीं की, इंटरनेट नहीं चल रहा। तो इंटरनेट नहीं है तो टास्क कैसे करे? डबल माइंड क्यों हो गए यार? अच्छा हम एक चीज चेक कर रहे थे, मैं फिर चला गया फाइल चेक कर रहे थे। फाइल के लिए चेक करें ना कौन सा यहाँ पर हेल्प मेन्यू में आ रहा है। ये हेल्प चैट शीट देख ले ऑनलाइन। फाइल के लिए क्या है? फाइल के लिए मेरे ख्याल से हाइफन फाइल है कि हाइफन हाइफन फाइल है यार। फाइल के लिए चेक करें कौन सा आप लेके, जल्दी करें। यार फाइल के लिए तो कोई नहीं दिया हुआ, हम डायरेक्ट उसका URL ही उठा लेते हैं। ठीक है। हम एक काम करते हैं, इंटरसेप्ट को यहाँ पर ऑफ करते हैं। अच्छा URL यहाँ से हमें मिल गया ना, इस URL को हमने कॉपी करना है। ठीक है। पूरा जो URL है फाइल के लिए, चले ये वाला तरीका करते, अगर इससे नहीं हुआ फिर वो वाला करते। हमने करना क्या है, SQL मैप -u।
अब हाइफन यू के बाद हमने पूरा यूआरएल करना है, इसको हम पेस्ट कर, लेकिन इससे पहले जो आईपी थी तो वो भी टाइप करेंगे ना। आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.20.10.3, ठीक है। और यहाँ से हम करेंगे इसको पेस्ट, HTTP भी साथ में लिखते हैं, HTTP:// ठीक है। और यहाँ से इसको करते हैं इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज। अच्छा, इसमें कुकीज़ भी आए थे ना रिक्वेस्ट में, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाइफन हाइफन कुकी, और यहाँ से इसकी जो कुकी है ये PHP सेशन ID के आगे ये हम उठा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या कौन से पैरामीटर्स यहाँ पर हमारे काम के? अच्छा, कुकी में तो दो चीज़ें आ रही है, एक सिक्योरिटी आ रही है और एक उसमें सेशन ID आ रही है। पहले हम ये वाला उठा लेते हैं, दोनों चीज़ें उठा लेते हैं। अच्छा, डेटाबेसेस के लिए हम क्या यूज़ करते थे? डंप डेटाबेसेस, हाइफन हाइफन DBS। अब चेक करते हैं कि इसका हमें क्या रिजल्ट मिलता है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि डू यू वांट टू, एक मिनट, बेच से पहले थोड़ा चेक तो करें कि हो क्या रहा है। डू यू वांट टू स्किप टेस्ट पेलोड्स स्पेसिफिक फॉर अदर DBS, तो इसको करते हैं यस। और ये बोल रहे हैं कि चले इसको भी बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं। ये फॉर्म पे अगर आपने अटैक करना है, ठीक है, रिक्वेस्ट आप फॉर्म वहां से कॉपी करते फाइल में स्टोर करते, वो काम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरे यूआरएल आपके पास आ जाए ना वो भी कर सकते हैं। अब वो डेटा वाला पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है इसमें, हाइफन आर का ट्राई कर लेते हैं इसके बाद। हाइफन आर है वहां पर ना, ये देखिए डेटाबेसेस आ गए। कितने डेटाबेसेस है? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब यहाँ पर ऊपर आ जाए, मैं ट्राई कर रहा था, मैं सोच रहा था इससे नहीं होगा। डायरेक्ट जब आप क्रॉलिंग करते हैं ना, क्रॉलिंग में अब मसला ये था कि क्रॉल 3 में ये नहीं आते थे, क्योंकि क्रॉल 3 में यहाँ तक करता था ना वो, SQL I तक। अब SQL I तक अगर वो करे तो आगे पैरामीटर तो आगे फोर्थ डायरेक्टरी में। तो अगर आप रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेंगे ना, एग्जैक्ट जो आपका फॉर्म है उसको क्लिक करेंगे, इंटरसेप्ट होगा तो आपके पास पूरा यूआरएल आ जाता है। अब ये यूआरएल हमने यहाँ से ले लिया, लेकिन एक चीज़ नोट करनी है कि अगर सेशन आईडी है तो वो भी लेनी है, जो भी कुकी के आगे चीज़ें लिखी वो सारे आपने साथ में लिखने हैं, ये एक चैलेंज है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टरीज का नहीं पता क्रॉलिंग का, तो आप SQL मैप डायरेक्ट नहीं कर सकते, फिर आपने रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके वहाँ से यूआरएल निकालना होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो हमने वो काम कर लिया। अब ये भी कर सकते हैं, और अगर फॉर्म आपने जो HTTP हेडर है वो कॉपी किया हुआ है फाइल में, तो वो फाइल भी -r से दे सकते हैं। अब दोनों तरीके कर सकते हैं, ठीक है। उसमें फिर आपको कुकी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो रिक्वेस्ट फाइल के अंदर आ गई है, ठीक है। अच्छा, डेटाबेस के अंदर क्या होता है? हाइफन हाइफन टेबल्स कर लेते हैं। अच्छा, टेबल्स किधर चले गए? स्पेलिंग तो गलत नहीं लिखी मैंने, टेबल नहीं लिखा, टेबल्स लिखा हुआ है। डेटाबेस का नाम नहीं लिखा, आप लोग भी शहजादे हो ना। डेटाबेस कौन सा सिलेक्ट करना है? MySQL कर ले, जो भी कर ले, हम सिर्फ चेक करते हैं ना। MySQL, अब ये टेबल्स आ गए, तो वही कहानी है बाकी, ठीक है। तो ये DBWA का है, इसमें ये लो लेवल है। मीडियम लेवल पे इसमें एक मसला ये है कि इसमें कुछ थोड़े से क्यूरीज जो है ना पैरामीटराइज्ड हुए हुए हैं, तो आप करेंगे तो आपको नहीं आगे करने देता। तो उसमें थोड़ा सा आपने ये करने के साथ में बताना भी है कि ये सिक्योरिटी मीडियम है। और एक और चीज़ ये करना है कि जो फॉर्म है ना उसको आपने थोड़ा सा यूज़र एजेंट को चेंज करना है, थोड़ा सा किसी और चीज़ को चेंज करना है, ताकि वो ओपस्केट हो जाए, बाईपास हो जाए। यूज़र एजेंट को, कुकीज़ को, इन चीज़ों को चेंज करना है, ठीक है। तो मीडियम वाला फिर कल कर लेंगे। टाइम क्या हुआ है? मेरा थोड़ा सा काम है, मैं उसके लिए भी जाऊँगा। रियल वेबसाइट्स कल कर लेंगे सारे।
रियल वेबसाइट कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मॉर्निंग वालों को मैंने एक डॉर्क्स के तरीके बताए थे। डॉर्किंग का पता है? डॉर्किंग क्या चीज़ है? डॉर्क्स, गूगल डॉर्क्स जो है आपके, अच्छा गूगल डॉक्स जो है ना, इसमें इन यूआरएल इन टाइटल ये आपके होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। क्या चीज़ है? हाँ उससे भी होते हैं, लेकिन जो आपकी एक्सप्लॉइट डीबी है, या आप एक काम करें, एसक्यूएल इंजेक्शन डॉर्क्स, ये थोड़ा सा अगर हम ऑनलाइन सर्च करें ना, आपको इतनी ज़्यादा मिल जाएंगे। ये देखिए, और ये सारे वल्नरेबल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वल्नरेबल हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये वल्नरेबल हो। ठीक है, इंटरनेट पर चला गया है। फाइल वाला भी कर लेंगे, उसमें जस्ट हाइफन आर करके फाइल का नाम देना है बस, और टारगेट का हाइफन हाइफन डी बेस करना, सेम है इसी की तरह। अच्छा ये देखिए, एसक्यूएल इंजेक्शन के जो डॉक्स है ना, ये आपने पहले से भी देखे हुए, इन टाइटल, इन यूआरएल, या आप यहाँ पर जो है ना डिफरेंट, उसने इन यूआरएल तो डाला नहीं है, डायरेक्ट इसने टाइप किया हुआ है कि शो सब डॉट php क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल। अब ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि ये पैरामीटर अगर है किसी भी यूआरएल के अंदर, तो पॉसिबिलिटी है कि वो एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबल हो। अब ज़रूरी नहीं कि वल्नरेबिलिटी हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है। अब उसके लिए आपने पहले तो स्कैनिंग परफॉर्म करनी होगी उस वेबसाइट पे, ठीक है, जो जो आपके पास लिस्ट में आए हुए। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कि मैं नॉर्मली जो यूज़ करता हूँ वो इन यूआरएल है, ठीक है। मैं इन यूआरएल करता हूँ, कॉलन, यहाँ पर करते हैं कोई न्यूज़, ये बेला चाहो किसके पास है? अच्छा, सो बॉडी भले देखे, पढ़ ले। सही है, इसे दर्जन। अच्छा ये एक डॉर्क है, न्यूज़ डॉट php, इसमें मैंने पता नहीं न्यूज़ चैनल्स को टारगेट किया हुआ था एक बार, तो बहुत सारे उसमें वल्नरेबल साइट्स आए थे ना, दो तीन हमने एक्सप्लॉइट किए भी थे। एक हमने इसमें इंडियन साइट को भी किया था, वो मेरे ख्याल से याद होगा किसी बंदों को यहाँ पर, तो क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल, हाँ, तो हमने एक्सप्लॉइट किया था, उसके डेटाबेस तक हम गए थे। अब मेरे ख्याल से उन लोगों ने फिक्स किया हुआ है, नहीं पैच हुआ हुआ है, मॉर्निंग में नहीं एक्सप्लॉइट हो रहा था, वो पैच किया हुआ है, पता नहीं। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये तो पाकिस्तान की नहीं है, कोई पता नहीं किसकी यूनिवर्सिटी है। अच्छा अगर स्पेसिफिक कंट्री के उसको टारगेट करना हो ना, तो फिर आप लोगों ने साइट साथ में लगाना है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इंडियन साइट्स को टारगेट करना है ना, तो .in करना है। अब सारे वेबसाइट इंडियन के आ रहे हैं और सारे इस पैरामीटर के आ रहे हैं, अब तो इसमें वल्नरेबिलिटी हो सकती है। अब ये फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है ना, इसको उठा लेते हैं, नहीं इतनी जल्दी नहीं जाते, सब्र करें। प्रॉक्सी ऑन थी इसलिए। ये वेबसाइट कोई कॉलेज है यार, कोई हाँ ये इंडियन है। अच्छा मैं चलिए इसमें एक एरर क्यूरी जो है ना वो टाइप करता हूँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के, इससे क्या होता है? ये वल्नरेबल है मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ से ना चीज़ें कुछ गायब नहीं हुई। अच्छा अगर कोई वेबसाइट है और उसमें जो है कोई एरर आ गया, तो इसका मतलब है कि इसमें एसक्यूएल डेटाबेस का इशू है। जिस तरह हम टेस्ट पीएचपी का यहाँ पर यूआरएल से आपको बता दूं तो आपको समझ आ जाएगी। ये जो वेबसाइट है ना, अगर मैं इसमें कोई आर्टिस्ट में जाऊँ, आर्टिस्ट पैरामीटर था, और आर्टिस्ट में क्या था आगे, ये वाला था ना, पूरा यूआरएल बताया ना, आर्टिस्ट डॉट php क्वेश्चन मार्क आर्टिस्ट इक्वल 1 था ना, ठीक है ये पेज है। अब यहाँ पर अगर मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा टाइप करूँ, तो यहाँ पर वार्निंग एरर आ जाएगा, एसक्यूएल डेटाबेस का पूरा पाथ भी आ गया है, ठीक है। अब इसमें फर्दर जो चीज़ें असल में मैनुअल एसक्यूएल इंजेक्शन है, तो एक बार आपके पास है नहीं। अब इसमें अगर ऐसी चीज़ आ गई कि फायरवॉल आ गया, तो फायरवॉल को बाईपास करेंगे, उसमें यहाँ पर बाईपास के टेक्निक्स नहीं है, तो उसके लिए आपको एक बार चाहिए।
एक बार हमने किया हुआ है वैसे, नहीं अभी एक साइबर फॉक्स में कर लिया था ना, ट्राई कर लेते हैं ना। साइबर फॉक्स के अंदर हमने इंस्टॉल किया हुआ था, क्या पता है इंडियन वेबसाइट में कुछ नजर आए। पहले ये वाला मैं आपको बता दूं, ये यहाँ से करते हैं इसको। हाँ जी, हाँ DB भी है और EXE भी है। अच्छा, यहाँ पर एरर आ रहे हैं तो हम इसको टेस्ट करते हैं थोड़ा सा कि इसमें डेटाबेसेस है कितने। ऑर्डर बाय हम करते हैं, यहाँ पर ऑर्डर बाय में करते हैं 1 करते चले और बैलेंसर लगा लेते हैं। बैलेंसर मतलब एक कमेंट है ना, ठीक है, कि इसके बाद कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। हाइफन हाइफन स्पेस हाइफन, ये बैलेंसर यहाँ पर आपको मिलेगी। ये देखिए WF बेस में जाना है, यहाँ पर बैलेंसर में जाना है। बैलेंसर में डिफरेंट आपको इंटीजर बेस्ड और स्ट्रिंग बेस्ड जो है ना बैलेंसर मिलेंगे। नॉर्मली जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये वाला है, स्पेस हाइफन हाइफन स्पेस हाइफन, ठीक है। इसका मतलब है इसके बाद कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं है, कमेंट है, ठीक है। बैलेंसर का मतलब यार हम क्यूरी को बस जो है बैलेंस कर रहे हैं कि वो एग्जीक्यूट हो जाए, हमारी जो क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हो जाए, कंसिडर हो जाए, वरना ये एरर नज़र आएगा आपको फिर, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर बाय 1 का मतलब है कि एक डेटाबेस है यहाँ पर, एक तो होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फिर भी एरर आ रहा है। इसको भी हमने थोड़ा सा इनकोड करना है। इसको मैं करता हूँ थोड़ा स्ट्रिंग में चेंज, अगर कोई फायरवॉल लगी हो ना तो भी बाईपास हो जाएगी। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। अब ये तरीके ना आपको इसलिए नहीं बता रहा, ये थोड़ा सा एडवांस तरीके है। अब आप लोगों ने सर्च करना है कि इसके पेलोड्स क्या है, क्योंकि इस वेबसाइट पे ना इन लोगों ने, ये पहले नहीं था, आजकल इन लोगों ने ये किया हुआ है कि इस पे थोड़ी सी ना इसमें ऑब्फस्केशन ऐड की हुई है कि वो डायरेक्ट आपको चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन जो इंडियन वेबसाइट है उस पर ट्राई कर लेते हैं, इसमें कुछ ना कुछ आ जाएगा। सर्विस अनअवेलेबल किया हुआ है। ये बाईपास हो गया, फायरवॉल लगाया हुआ था, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर बाय करते हैं यहाँ पर, फायरवॉल का तो अभी तक खैर, ऑर्डर बाय 1 करते। 1 का मतलब है कि अगर यहाँ पर एक डेटाबेस होती है एरर नहीं आएगा यहाँ पर, तो 1 है, ठीक है। अगर हम 10 करते, 10 डेटाबेसेस है यहाँ पर। अच्छा, 10 भी है। 1 पे यहाँ पर एक और चीज़ आई थी, मेरे ख्याल से कोई चीज़ यहाँ पर गायब हो गई है ना, दोबारा ट्राई करते। नहीं नहीं, वो वैसे ही वो नोटिफिकेशन थी। इसका मतलब है इस ये वाला टेक्निक इस पे वर्क नहीं कर रहा। दूसरा वेबसाइट उठा लेंगे यार कोई। पाकिस्तान की वेबसाइट को क्यों टारगेट करना है यार, क्या हो गया आप लोगों को। बाहर की वेबसाइट को करे, जो भी करना है उनके साथ कर ले, अपने मुल्क को सिक्योर करना है। हमने हमारी कंपनी ने स्टार्ट जब हमने लिया था, हमने पश्तो में एक कोर्स लॉन्च किया था, मुझे वो याद आया कि अपने मुल्क को सिक्योर करें ना। तो हमने पश्तो में पहली बार जो है ना एक हिस्ट्री में साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग का, एथिकल हैकिंग का कोर्स लॉन्च किया था। उसमें AI वॉइस हमने लगाया हुआ था कि CA शराफ पहले से ना पहली बार पाकिस्तान में पश्तो का कोर्स लॉन्च कर रहा है, तो कोर्स स्टार्ट करे, एथिकल हैकिंग सीखे और पठानों को सिक्योर करें। क्योंकि पश्तो का कोर्स था ना, तो उसमें हमने ये डाला हुआ था। जिया उस वेबसाइट का नाम बताया ना, कौन सा वेबसाइट था यार। हमने एक इंडियन वेबसाइट हैक किया था, उसका मुझे नाम याद नहीं है। NSRT, ये कौन सा वेबसाइट है। अच्छा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई। एक मिनट में इसको, हाँ हो गई ना गड़बड़।
ये देखें ना, अब यहाँ पर ये चीज़ आ रही है विदाउट, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूँ, वेबसाइट थोड़ा सा इनका वो स्लो लोड होता है। ये है ना, ये स्ट्रक्चर है इसका। हो सकता है कभी कभार स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, टेक्स्ट चेंज हो जाता है, आपको इंडिकेटर मिल जाएगा कि इसमें कोई इशू है। ठीक है, गायब हो गया ना, इसका मतलब है कि कोई मसला है इसमें। ठीक है, चले मैं करता हूँ इसको है। अब देखते अगर किस्मत अच्छी हो तो ये एक्सप्लोइट हो जाएगा, किस्मत की बात है ना। वाटर एक डेटाबेस है इसमें, ठीक है, एरर उसने नहीं दिया हमें। अगर 10 डेटाबेसेस इसमें हम चेक करें, 10 नहीं है, डेटाबेसेस कितने, एक तो है लेकिन 10 नहीं है। अब 5 करते, 5 है, 6 ट्राई करते। ये बहुत आसान टेक्निक है जो मैं आपको मैनुअली वाला बता रहा हूँ। टोटल कितने डेटाबेसेस है, 5 डेटाबेसेस है। क्यूरी को आपने बैलेंस करना है, बैलेंस का पता चल गया ना, बैलेंस कर लिया तो एरर नहीं आएगा, आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं करता हूँ कि यूनियन सेलेक्ट करें। यूनियन सेलेक्ट मतलब हर एक डेटाबेस को मैंने यहाँ से उठाना है, 1 2 3 4 5। अब ये आपको इंडिकेटर यहाँ से ये मिलेगा कि कौन सा डेटाबेस वल्नरेबल है। अब यहाँ पर चेक करें। अच्छा, अब इसने जो है एक्सेप्ट नहीं किया इसने सर्वर ने, तो इसको मैं थोड़ा सा चले फिर बाईपास करता हूँ। स्ट्रिंग में चेंज करते दोनों को, यूनियन को भी और सिलेक्ट को भी। प्लेन टेक्स्ट में एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, हो सकता है। ये फायरवॉल बाईपास हो गया आपका, और यहाँ पर 2 आ रहे। कौन सा डेटाबेस वल्नरेबल है, ये फायरवॉल बाईपास करने का तरीका होता है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का। ठीक है, अब मज़े की बात यह है कि अब ये हमें रिस्पॉन्ड करेगा डेटाबेस। ये देखिए, अब अगर हम यहाँ पर करें ना डेटाबेस, और मैं इसको अगर एम्प्टी आर्गुमेंट्स दे दूँ, डेटाबेस का नाम यहाँ पर एक्सपोज हो जाएगा। क्या नाम है डेटाबेस का, ये मैनुअल तरीका है। अब समझ आ गई है, इसको कहते हैं मैनुअल तरीके से डेटाबेस को डंप करना। अब एक और चीज़ है, सिर्फ डेटाबेस नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक काम करते हैं, मल्टीपल चीज़ें करते हैं। सब्र करें, अभी तो हमने ढूंढ लिया वेबसाइट, अभी करते हैं ना इसको। एक मैं इसको जूम करता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा आपने नोट करना है कि अगर आप क्यूरी टाइप करते हैं सिंगल इन्वर्टेड, तो उससे भी कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह और भी क्यूरीज है, चेट शीट आप देख ले। ठीक है, तो एरर अगर आ गया तो है वल्नरेबल, एरर नहीं है तो आप स्ट्रक्चर को भी देख के पता लगा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर कोई चीज़ें गायब हो गई ना, तो पता चल गया अच्छा कुछ ना कुछ है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से कॉन्केट करते हैं। कॉन्केट का क्या मतलब है कि मल्टीपल चीज़ें जो है आप डंप कर सकते हैं। एक हमें डेटाबेस चाहिए, और एक हमें चले चाहिए कोई वर्जन, इसका क्या है, और क्या होता है, नेम चेक कर लेते हैं। चले ये एग्जीक्यूट करते हैं। कोई चीज़ गलत टाइप की, नेम नहीं है मेरे ख्याल से, नेम उसमें नहीं होता। कौन सा कॉमा है, चले ये कर लेते हैं। नहीं नहीं, वो तो है, वो तो उसका अपना काम है। अच्छा, कॉन्केट इसने एक्सेप्ट नहीं किया। सिर्फ अगर हम करें कि केट, नहीं नहीं, मेरे ख्याल से सिर्फ केट है। अच्छा, केट में नहीं आ रहा, कौन केट में ई भी है, कौन केट नहीं, कौन केट में ई नहीं है। चले एक काम करते हैं, हमें तो पता चल गया ना कि ये डेटाबेस वल्नरेबल है, इस डेटाबेस में सारी चीज़ें डंप करते हैं। अब उसके लिए हम करेंगे कि यूनियन बेस के क्यूरीज यहाँ पर तैयार क्यूरीज पड़े होते हैं, यूनियन बेस में जाएंगे। यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं ना ये डेटाबेसेस। अब ग्रुप कॉन्केट यहाँ पर दिया हुआ है, डेटाबेस नेम्स ग्रुप कॉन्केट। अब ग्रुप कॉन्केट 2 की जगह पर आपने ये क्यूरी टाइप करके अगर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको ग्रुप में सारे डेटाबेसेस नजर आ जाते हैं, और इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि requested resource could not be found on this server, this server was generated by mod security। अच्छा,
इसको भी थोड़ा सा ना हम करेंगे, चेंज करेंगे, लेकिन किस तरह चेंज करेंगे? ये भी एक पेलोड है, ठीक है, ये भी एक ऑब्फस्केशन का तरीका है। अब देखते ट्राई करेंगे ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। अच्छा अभी भी नहीं कर रहा। सेलेक्ट ग्रुप कॉन्केट स्कीमा नेम ये हो गया, और पूरा उठा के ना इस सबको हम करते इंपोर्ट। थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग इस पे लगी है, लेकिन ये भी बाईपास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक दो हमने बाईपास कर लिए इसकी फायरवॉल्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, वो पीछे अब जाएंगे। ये देखिए डेटाबेस का नाम इसका हमें पता चल गया। अब डेटाबेस के अंदर हमने टेबल्स देखने हैं, तो डेटाबेस का नाम तो पता है ना, हम डायरेक्ट टेबल्स को डंप कर लेते। चलें, इसको मैं चेंज करता हूँ कि 345। मैनुअल ईजी है मुश्किल है? बहुत ईजी है ना। किधर ईजी है? मैं बगैर रिसर्च के कर रहा हूँ। मैंने ना कोई चीज़ जो है, कोई पेलोड, कोई चीट शीट मैंने नहीं देखी। ये मैं चीट शीट देखूंगा तो अभी ये इसका पूरा डेटाबेस एक्सपोज होता। कल कर लेंगे ना, मैनुअल मैंने आपको बताया था कल करेंगे, लेकिन वो साथ में वो एक वो आ गया, तो इसलिए हमने इसको। चलें टेबल्स देखते हैं। डेटाबेस का नाम ये है, और इसको करते हैं एक्सपोर्ट। ये एक मसला है इसमें, चले इसको कल बाईपास करेंगे, ठीक है। चेट शीट भी देखेंगे, और ये क्यूरी क्यों नहीं टाइप कर रही। डोमेन तो ले लेना, इसको खुद भी ट्राई करे। ये टारगेट डोमेन है, इसको आप लोगों ने भी ट्राई करना है। अच्छा, जो मैंने डॉर्क ट्राई किया हुआ है ना, तो ये वाला डॉर्क क्या था उसमें, न्यूज डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल। हाँ जी, बोले ना।